नमस्कार आप सभी को करंट अफेयर्स की इस कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। थोड़ी सी चीज़ें विलम्ब हुई हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में त्यौहार था, त्योहारों के चलते संस्थान में छुट्टियां भी थीं, जिसके चलते कुछ विलम्ब हुआ है। तो सबसे पहले आज जो हम देखने वाले हैं, ये देखने वाले हैं 14 और 15 अक्टूबर की करंट अफेयर्स की घटनाओं को हम देखने वाले हैं। तो 14 और 15 अक्टूबर में क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं, उनके बारे में हम समग्रता से जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। बाकी के जो चीज़ें हैं आपकी, वो जल्द ही आपको मुहैया करा दी जाएंगी, जल्द ही आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। जैसे पिछले 4 से 5 दिनों का जो छूटा हुआ है, उसकी यदि हम बात करें तो वो भी आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है। जो रेगुलर आपका करंट अफेयर्स होगा, उसी में उसको हम समाहित करके आप तक लेकर आएंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं और साथ ही साथ प्रयास करेंगे कि बेहतर उत्तर कैसे दिया जाए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बोला गया पिछले दिनों विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। क्या पूछा जा रहा है आपसे? पूछा जा रहा है कि विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, आपको बताना है। तो चलिए बताइए कि पिछले दिनों विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। पहला जवाब है कोलकाता, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है अहमदाबाद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कहाँ पर विजय सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया था, यह आपको बताने की जरूरत है। तो चलिए जवाब दीजिएगा कि विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्पों में से कौन सा आपका सही है? चलिए जवाब दीजिए। देखो इसका सही उत्तर है कोलकाता। कौन सा उत्तर सही है? कोलकाता सही है। यहाँ पे बात हो रही है विजय सांस्कृतिक महोत्सव की। किसकी बात हो रही है? विजय सांस्कृतिक महोत्सव की बात हो रही है। तो आपको बता दें कि सबसे पहली बात कोलकाता में हुआ। तो कोलकाता आप जानते हो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अब अगर पश्चिम बंगाल की राजधानी है, बहुत सारे राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, पहली बात। दूसरा जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कोलकाता जो है ये हुगली नदी के तट पर स्थित है, हुगली नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो आपको देखने को मिलती है कोलकाता में, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे बात हो रही है विजय सांस्कृतिक महोत्सव। विजय सांस्कृतिक महोत्सव का संबंध जो है ये है किससे है? ये है बांग्लादेश के निर्माण से। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1971 का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत ने जीत अर्जित की थी, इसके अब 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मतलब बांग्लादेश की मुक्ति के और भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार ने विजय सांस्कृतिक महोत्सव मनाने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत बांग्लादेश संबंधों को और बेहतर बनाना, भारत बांग्लादेश के संबंधों के बीच और मधुरता लाना। तो यह याद रखना है कि बांग्लादेश के नवनिर्माण या बांग्लादेश मुक्ति दिवस के 50 वर्ष हो रहे हैं, साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के युद्ध के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और उसी के उपलक्ष्य में विजय सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही थी बांग्लादेश। आपको बता दें बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की मुद्रा है टका और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। कौन प्रधानमंत्री हैं? शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें शेख हसीना की जो पार्टी है, इसका नाम है अवामी लीग। क्या नाम है? अवामी लीग इनकी पार्टी का नाम है। इनके पिता का नाम था शेख मुजीबुर रहमान, जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। बांग्लादेश भारत के 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के लिए जो है एक सड़क भी बना रहा है, जिसका नाम है स्वाधीनता सड़क, उनके नाम पे। साथ ही साथ इनके लिए एक स्मारक का भी निर्माण कर रहा है बांग्लादेश, यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने के कितने समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग मिला? मतलब पूछा जा रहा है कि हाल ही में कुछ नए समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, तो ये भारत के कितने अब की बार शामिल थे? तो आपको बता दें, जो लेटेस्ट अभी प्रमाणन मिला है उनमें भारत के 2 समुद्री बीच शामिल थे। अब ये 2 समुद्री बीच कौन से हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट हाल ही में मिला है? और आपको बता दें, अब भारत में कुल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त बीचों की संख्या 10 हो गई है। सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट वाले बीच आपको देखने को मिलते हैं स्पेन में, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें 2 कौन कौन से हैं। पहला है कोवलम, और कोवलम आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। दूसरा आपका है इडेन, और इडेन आपको देखने को मिलेगा पुडुचेरी में। ठीक है, तो पुडुचेरी में इडेन और कोवलम तमिलनाडु में, इन दोनों को हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। और इसी के साथ भारत में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त बीचों की संख्या 10 हो गई है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने नाम लिया पुडुचेरी। आप जानते हो पुडुचेरी भारत का एक राज्य है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। पुडुचेरी की यदि हम बात करें तो पुडुचेरी भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जो दोनों तटों पर विस्तारित है। मतलब भारत के पूर्वी तट पर भी है और भारत के पश्चिमी तट पर भी है। अब ये कैसे हो सकता है, आइए देखते हैं। पुडुचेरी में कुल 4 जिले हैं, जिनमें एनम, पुडुचेरी, एनम हो गया, पुडुचेरी हो गया और कराईकल हो गया। ठीक है, एनम, पुडुचेरी और कराईकल, ये जो 3 नाम आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं पूर्वी तट पर। ठीक है, और इनमें यदि हम देखें, एनम की यदि हम बात करें तो एनम आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश राज्य का मैप देखोगे वहां देखने को मिल जाएगा। पुडुचेरी और कराईकाल जो है, ये जब आप तमिलनाडु राज्य का मैप देखोगे पूर्वी तट पे, तब आपको देखने को मिल जाएगा। इनका एक जिला और है जिसको बोलते हैं माहे। माहे इनका जो जिला है ये केरल राज्य के अंतर्गत आता है। केरल राज्य का मैप देखोगे पश्चिमी तट पे, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है कि भारत का एकमात्र राज्य है पुडुचेरी जो दोनों तटों पर विस्तारित है। इनके 4 जिले हैं, 3 जिले एनम, पुडुचेरी, कराईकाल, ये पूर्वी तट पर, और माहे जो केरल में पड़ता है ये पश्चिमी तट पर स्थित है। अभी हमने बात किया ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट की, तो आपको बता दें केरल का एक समुद्री बीच है जिसको बोलते हैं कप्पड़ बीच, इसको भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि आंध्र प्रदेश का एक बीच है जिसको बोलते हैं रुषिकोंडा बीच को भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये पूर्व में मिला था जब 8 समुद्री बीचों को मिला था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के, ध्यान रखिएगा यहां पे बात हो रही है उज्ज्वला योजना 2.0 के मध्य प्रदेश चरण का शुभारंभ किया। देखो, एक तो हो गया उज्ज्वला योजना 2.0 जिसका शुभारंभ भारतीय प्रधानमंत्री ने किया था, और भारतीय प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ महोबा से किया था, और महोबा जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में। यहां बात हो रही है कि जो मध्य प्रदेश संस्करण था उसका कहां पर शुभारंभ किया गया, ये आपको बताना है। जबलपुर, भोपाल, इंदौर या इनमें से कोई नहीं। कौन सा इनमें से सही है आपको बताना है। तो आपको बता दें उज्ज्वला 2.0 मध्य प्रदेश संस्करण का जो शुभारंभ हुआ ये जबलपुर से किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। जबलपुर से किया गया। और बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो आपको बता दें मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं जिनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। शिवराज चौहान ये मुख्यमंत्री हैं, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे संजय धुबरी राष्ट्रीय उद्यान। संजय धुबरी के बाद अगला आता है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो चर्चा में कम रहते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न बनते हैं। इसके बाद अगला आता है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, और फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान के बाद आता है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर
जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी एमपी में पड़ते हैं। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय धुबरी राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। जैसे कान्हा हो गया, पन्ना हो गया, बांधवगढ़ हो गया, पेंच हो गया, इसका नाम हर कोई जानता है कि ये मध्य प्रदेश से हैं। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुत कम सुनने को मिलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी बात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे बात हो रही है ई श्रम पोर्टल। तो बताएं कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, आपको बताना है। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डेटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम पोर्टल बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक ई श्रम कार्ड भी दिया जाएगा। इससे कहीं भी भारत के पूरे भारत में कोई भी राज्य का कोई भी किसी भी राज्य का कोई निवासी हो, वो पूरे भारत में कहीं भी जो लाभ होते हैं, विशेषकर आप कह सकते हो सामाजिक सुरक्षा का जो लाभ है, उसको उठा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मृत्यु व अस्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपए और साथ ही साथ आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए मदद का भी प्रावधान है। तो आपको बताना है ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में कौन सा राज्य प्रथम है। तो आपको बता दें, ये राज्य आपका है बिहार। ई श्रम पोर्टल पर सबसे ज़्यादा जो पंजीकरण हुआ है वो बिहार में हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार के बाद दूसरे स्थान पे आता है उड़ीसा और तीसरे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा पंजीकरण बिहार, उसके बाद उड़ीसा, फिर उत्तर प्रदेश आपका आता है। बिहार की यदि हम बात करें तो बिहार की राजधानी है पटना, और पटना में पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत भारत की पहली डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिलेट मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है, बताएं। मिलेट मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है, आपको बताना है। मिलेट मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड या उड़ीसा। चलें, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। मिलेट मिशन, आपको बता दें बात हो रही है मिलेट मिशन की, तो यहाँ पे आपको बता दें कि मिलेट मिशन ये शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की बात करें तो आप जानते हो अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये आप जानते होंगे। तो भूपेश बघेल, अनुसुईया उइके, ये आपको पता होगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में एक पड़ता है जिसको बोलते हैं गुरु घासीदास, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और साथ ही में यहीं पर पड़ता है तमोर पिंगला अभयारण्य, तमोर पिंगला अभयारण्य। क्या पड़ता है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला अभयारण्य। आपको बता दें कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला अभयारण्य को मिलाकर यहाँ पर एक नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है और इसका नाम रखा गया है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो कहने का मतलब है भारत का 53वां टाइगर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है और इसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें तमोर पिंगला अभयारण्य का भी कुछ हिस्सा शामिल है। आपको बता दें ये जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है ये विशेष रूप से संजय धुबरी नेशनल पार्क का हिस्सा है, और संजय धुबरी जो नेशनल पार्क आप देखते होंगे ये आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो विशेष रूप से ये संजय धुबरी नेशनल पार्क का हिस्सा है क्योंकि जब राज्य का बंटवारा हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो छत्तीसगढ़ में जो पार्ट मिला इसका उसको रख दिया गुरु घासीदास नाम। एक राष्ट्रीय उद्यान और भी पूछा जाता है जिसका नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आपको बताना है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। क्योंकि जब आप संजय धुबरी याद कर रहे हैं तो साथ ही साथ संजय गांधी को भी याद करिए, नहीं तो परीक्षा में हम गलती कर बैठते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि क्योंकि बात हो रही है टाइगर रिजर्व की, टाइगर की बात हो रही है, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है
प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर का सर्वप्रथम जो नेतृत्व किया था इनका नाम था कैलाश सांखला, और कैलाश सांखला को भारत का टाइगर मैन भी कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना था रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान का था, और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व था रामगढ़ विषधारी, यह भी आपको पता होना चाहिए। कई बार मैंने बता दिया है, निश्चित रूप से चीजें याद हो जानी चाहिए, रट जानी चाहिए। इसको बताएं, किस राज्य में पब्लिक आई मोबाइल ऐप और महिला सुरक्षा हेतु मिशन गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है? बताएं, चलें बताएं, किस राज्य में पब्लिक आई मोबाइल ऐप और महिला सुरक्षा हेतु मिशन गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या पंजाब? चले जवाब दीजिएगा, कौन सा विकल्प सही होगा? आपको बता दें यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है पब्लिक आई मोबाइल ऐप और महिला सुरक्षा हेतु मिशन गौरा शक्ति ऐप, ये लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून यहाँ की राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। गैरसैंण भी यहाँ की राजधानी है। साथ ही साथ यहाँ के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। नए राज्यपाल भी बने हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में 2 मंडल आपको देखने को मिलते हैं। पहला है कुमायूं, दूसरा है गढ़वाल, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें उत्तराखंड की जो सीमा है वो 2 देशों से लगती है, नेपाल और चीन, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ दर्रे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे थांगला दर्रा हो गया, थांगला के बाद आपको मुलिंगला दर्रा आपको देखने को मिलेगा, मुलिंगला दर्रा, मुलिंगला के बाद आपको नेलंगला दर्रा देखने को मिलेगा, नेलंगला दर्रा, इसके बाद आपको सांग चोकला दर्रा भी देखने को मिलेगा, सांग चोकला। ये प्रमुख दर्रे हैं जो उत्तराखंड से संदर्भित हैं, हमें पता होने चाहिए। चलिए, हाल ही में भारत ने अफ्रीका के किस देश के साथ पहली बार नौसैनिक अभ्यास किया है? आपको बताना है। चलिए बताएं, हाल ही में भारत ने अफ्रीका के किस देश के साथ पहली बार नौसैनिक अभ्यास किया है? आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पे नाम है अल्जीरिया, सूडान, पश्चिमी सहारा या इथियोपिया? चलिए जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है अल्जीरिया। ठीक है, आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं अल्जीरिया की तो इसका पड़ोसी देश है मोरक्को, और जैसे ही हम मोरक्को की बात करते हैं तुरंत मैं अक्सर आपको बताता हूं स्पेन, क्योंकि स्पेन और मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि का नाम है जिब्राल्टर। मतलब अफ्रीका और जो आपका अफ्रीका और यूरोप जो अलग होते हैं वो जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से अलग होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी जानकारी होगी कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महादेश है जहां से होकर 3 रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। यहां पे बात हो रही है अल्जीरिया की, तो आपको बता दें अल्जीरिया से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब अगर कर्क रेखा अल्जीरिया से होकर गुजरती है तो हमें जानना चाहिए कि अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपका होमवर्क बनता है कि आप तुरंत एटलस खोलें और आप इसको अंडरलाइन कर लें, क्योंकि यहां से प्रश्न करंट अफेयर्स में तो नहीं लेकिन भूगोल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें जो देश पढ़ते हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले माली पड़ता है, माली, माली के बाद मॉरिटेनिया, मॉरिटेनिया, मॉरिटेनिया के बाद यदि देखें नाइजर, नाइजर के बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद मिस्र, मिस्र के बाद लीबिया और लीबिया के बाद चाड। ये देश हैं जो इनके किनारे पड़ते हैं। कौन कौन? माली, मॉरिटेनिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया और मिस्र। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। पिछले दिनों भारतीय प्रधानमंत्री ने किस श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? बताएं, कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया था? आपको बताना है।
125 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये? चलिए जवाब दीजिएगा। कितने रुपए का सिक्का जारी किया था आपको बताना है। चलिए यहां पे आप देखोगे तो यहां पे जो सिक्का जारी हुआ वो 125 रुपये का सिक्का जारी हुआ। इसको बताएं। देश की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया गया? बताएं। देश की पहली प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया गया? केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या कर्नाटक? बताएं। केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या कर्नाटक आपको बताना है। 4 विकल्प दिए हैं, इन चारों में से आपको चुनाव करना है। आपको बता दें इसका सही जवाब है केरल, और केरल के तिरुवनंतपुरम में ये शुभारंभ किया गया। बात हो रही है ड्रोन की, तो आपको बता दें भारत का पहला ड्रोन डिफेंस सिस्टम, नोट कर लीजिएगा ना याद हो तो, ड्रोन डिफेंस सिस्टम जो स्वदेशी है, भारत का पहला ड्रोन डिफेंस सिस्टम जो कि स्वदेशी है, इसका नाम है इंद्रजाल। पता होना चाहिए आपको। इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, और इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है ग्रेने रोबोटिक्स। किसने बनाया है? ग्रेने रोबोटिक्स ने बनाया है। और ग्रेने रोबोटिक्स कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है हैदराबाद से, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम, उसका नाम है इंद्रजाल, और इंद्रजाल को बनाया है ग्रेने रोबोटिक्स ने, और ग्रेने रोबोटिक्स जो संस्था है ये संबंधित है हैदराबाद की। याद रखिएगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्रेने रोबोटिक्स संस्था कहाँ से संदर्भित है? हैदराबाद। जैसे आपने याद कर लिया है सीरम इंस्टीट्यूट, क्योंकि कोरोना में एक बहुत चर्चा हुई इसकी, सीरम इंस्टीट्यूट, तो आपने याद कर लिया कि पुणे में है। ठीक है, साथ ही आपने याद कर लिया कि आधार पूनावाला इसके प्रमुख हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ग्रेने रोबोटिक्स भी याद रखना है कि हैदराबाद स्थित संस्था है जिसके द्वारा इंद्रजाल, जो भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, उसको बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। और केरल के बारे में मैंने आपको बताया था अभी, कप्पड़ बीज, जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। वर्तमान समय में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? बताएं। वर्तमान समय में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 46, 47, 48 या 36? आपको बताना है। आप जवाब दीजिए, तब तक मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट लिख रहा हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बताएं कौन सा है? देखो, स्पष्ट नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूं वो दिखाई दे। बोल तो रहा हूं ना, तो वहां से आपको कैच करना है। ठीक है, चले। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं, तो आपको बता दें भारत में जो कुल रामसर स्थल हैं उनकी संख्या है 46। वर्तमान समय में, आज की तिथि में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वर्तमान समय में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 46। हाल ही में जो लेटेस्ट बने थे, जब ये 46 हुए, 42 से जब 46 हुए, तो ये 4 प्रमुख थे, जिनमें थोल आर्द्रभूमि, बांधवाना आर्द्रभूमि, सुल्तानपुर आर्द्रभूमि और भिंडावास आर्द्रभूमि शामिल की गई। अब इसमें से थोल आर्द्रभूमि यदि पूछा जाए कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि थोल आर्द्रभूमि है गुजरात में। बांधवाना आर्द्रभूमि पूछा जाए कहाँ पे है, तो ये भी याद रखना है, बांधवाना आर्द्रभूमि भी है गुजरात में। सुल्तानपुर आर्द्रभूमि पूछा जाए कहाँ पे है, तो सुल्तानपुर आप जानते हो ये है हरियाणा में। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य भी है, हरियाणा में है। इसके बाद भिंडावास आर्द्रभूमि है, ये भी हरियाणा में है। कहने का मतलब है कि जो 4 नई आर्द्रभूमियां जोड़ी गई, इनमें से 2 गुजरात में है, थोल और बांधवाना, और 2 आपके हरियाणा में है, जिनमें सुल्तानपुर और भिंडावास शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? चलिए बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, आपको बताना है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? पहला राज्य कौन सा है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है, आपको बताना है। चलिए बताएं, जवाब दीजिएगा, कौन सा है?
कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? देखो, पहला राज्य पूछा जा रहा है, पहला राज्य है कर्नाटक, दूसरा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ये आपको याद रखना है। इसको बताएं। भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस 10 कंटेनरों के साथ 200 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन लेकर पहली बार। कहने का मतलब है, प्रश्न का सार ये है कि भारत सरकार ने रेलवे के माध्यम से सबसे पहले किस पड़ोसी देश में कोविड संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन, तरल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई थी। तो भारत ने सबसे पहले किस देश को तरल ऑक्सीजन रेलवे के माध्यम से उपलब्ध कराया, यही पूछा जा रहा है। और नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान की बात हो रही है। अब थोड़ा सा यदि आप ध्यान दोगे तो पाकिस्तान तो हो नहीं सकता, ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बेहतर है नहीं। म्यांमार की बात करें तो रेलवे कनेक्टिविटी है नहीं म्यांमार। नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ तो रेलवे कनेक्टिविटी है। और बात आती है बांग्लादेश, तो या तो नेपाल है या तो बांग्लादेश। सही जवाब क्या है? सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमने ये मदद पहुंचाई है बांग्लादेश को, ये पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस में भारत का कौन सा जहाज भाग लेने सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा? रूसी नौसेना दिवस, रूस की जो नौसेना है वो अपना नौसेना दिवस मना रही है, 325वां नौसेना दिवस मना रही है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सी भारत की जहाज इसमें भाग लेने गई है, आपको बताना। नाम है INS तंवर, INS खंदेरी, INS कलवरी। याद रखिएगा, कौन सा जहाज भाग लेने गया है आपको बताना है, या इनमें से कोई नहीं। चले इनमें से कौन सा है बताना है आपको। यदि थोड़ा सा भी यदि आप सतर्कता बरतेंगे, थोड़ा सा भी आप मन मस्तिष्क को कंट्रोल में देकर जवाब देंगे तो निश्चित रूप से आप तुरंत जवाब देने को पा जाएंगे, सही उत्तर चुन लेंगे। ध्यान नहीं देंगे तो गलत कर देंगे। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे बोला जा रहा है जहाज। जहाज का मतलब क्या होता है? जहाज का मतलब होता है पानी के ऊपर चलने वाला, ठीक है, जहाज पानी के ऊपर चलता है। पनडुब्बियां क्या हैं? ये सामान्यतः पानी के नीचे चलती हैं। तो यहाँ पे जहाज बोला जा रहा है। और ये जो 3 नाम दिए हुए हैं, इनमें से 2 पनडुब्बियां हैं। अब वही आपको पहचान करना है कि इनमें से 2 पनडुब्बियां कौन कौन सी हैं। आप जानते हैं भारत में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत भारत में 6 पनडुब्बियां बनाने की बात की जा रही है। और इसमें से INS कलवरी, INS खंदेरी, INS करंज, INS बेला, INS बागीर, INS बागसीर, ये 6 नाम हैं। अब इन 6 नामों में से कौन सा यहाँ पे देखने को मिला? यहाँ पे देखने को मिला INS खांदेरी, INS कलवरी। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों पनडुब्बियां हैं, जहाज नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? INS तंवर। तो याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। तो इनमें इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि कहां पे पनडुब्बी है और कहां पे जहाज है। साथ ही साथ आपको बता दें, वर्तमान समय में INS अरिहंत भारत के पास एकमात्र परमाणु पनडुब्बी है। भारत के पास परमाणु पनडुब्बी जो एकमात्र अब कार्यरत है उसका नाम है INS अरिहंत, क्योंकि इससे पहले हम INS चक्र जो रसिया से लीज पर लिए थे उसका प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अब हमने उसको वापस कर दिया है। लीज समाप्त हुआ तो हमने उसको वापस कर दिया है। तो चक्र अब हमारे पास है नहीं, सिर्फ INS अरिहंत है। और एक दूसरा हम बना रहे हैं, जल्द ही हमारे पास एक नई पनडुब्बी आ जाएगी, परमाणु पनडुब्बी, जिसका नाम है अरिघाट। ठीक है, ये हमारी नई परमाणु पनडुब्बी होगी, बहुत जल्द ये सेना में शामिल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को कब तक जारी रखने का फैसला किया है? बताएं, राष्ट्रीय आयुष मिशन को कब तक जारी रखने का फैसला किया है, आपको बताना है। आपको पता होगा 2014 में 15 सितंबर के दिन ये शुरू हुआ था। और कब तक इसको जारी रखने का फैसला लिया गया है? 24, 26, 25, 30। तो आपको बता दें, इसका सही जवाब है 2026। वर्ष 2026 तक इसको जारी रखने का फैसला लिया गया है। वर्ष 2026 इसका सही उत्तर है।
आज के लिए इतना ही। अब निरंतर आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, जो आपका छूटा हुआ है वो भी मैं कवर करा दूंगा उसी बीच बीच में प्रश्नों को जोड़ के। थोड़ा सा सीरीज लेंदी होगी, लेकिन निश्चित रूप से आप जुड़े रहें, आपको यहाँ पे नुकसान नहीं होगा, फायदे के सिवा नुकसान आपको यहाँ पर नहीं होगा। तो अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, निरंतर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें। धन्यवाद, आभार।